ये वो बॉडीज रहते हैं जो साइज में छोटे, इसलिए इसको माइक्रो बॉडीज बोलते हैं। और डिपेंडिंग ऑन फंक्शन दे आर आइदर प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एनिमल सेल। मतलब सेल का जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट रहेंगे या कुछ प्लांट में ही प्रेजेंट रहेंगे। सभी ऑर्गेनिजम्स में सभी के सभी माइक्रो बॉडीज प्रेजेंट नहीं रहते हैं। माइक्रोज है इसलिए इनको नाम क्या दिया, माइक्रो बॉडीज। सो दीज आर रफली स्फेरिकल बॉडीज विद सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन रहती है। एंड दीज बॉडीज वर फर्स्ट आइसोलेटेड और डिस्कवर्ड ऑब्जर्व्ड बाय रोडिन इन 1957। रोडिन ने 1957 में सबसे पहले ये बॉडी ऑब्जर्व की। और ये जितने भी बॉडी है उनके उनमें एक सिंगल मेम्ब्रेन रहती है जिसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा रहेगा। और ये बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल रहता है वो जनरली ग्रैनुलर फॉर्म में रहता है। तो ग्रैन्यूल्स के ग्रेन या ग्रैन्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, ये जो भी माइक्रो बॉडीज है उनको चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली पेरोक्सिसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम जो रहते हैं उनका डायमीटर रहता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोन और माइक्रोमीटर, ये उनकी डायमीटर है। एंड दीज आर जनरली फाउंड इन C3 प्लांट, लिवर एंड किडनी सेल। एनिमल्स में किडनी और लिवर सेल में पाए जाएंगे। और प्लांट में एक ग्रुप रहता है जिसको कहते हैं C3 प्लांट। जितने भी प्लांट अपन हम खाते हैं, ठीक है, उन सबको कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट यानी वो प्लांट जिनमें फ्रूट बनता है। सो ये जितने भी फ्रूट बेयरिंग प्लांट है, ये जितने भी फ्रूट बेयरिंग प्लांट है, उस फ्रूट बेयरिंग प्लांट में दो क्लास रहते हैं, 2 से 3 क्लास रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द basis of the chemical reaction or the cycles they follow for production of their own food। तो यहाँ पे C3 साइकिल रहती है और C4 साइकिल रहती है। वो क्या है आपको आगे और डिटेल में पढ़ना है। सो C3 साइकिल वो साइकिल रहती है जहां से जिस चेन रिएक्शन से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बनता है। और C4 वो रिएक्शन रहते हैं जो दूसरे पाथवे से वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। एंड में प्लांट का फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। सो ये जो भी ग्लूकोज बन रहा है ये बनाने के दो पाथवे रहते हैं, ठीक है। एक C3 साइकिल और दूसरी C4 साइकिल। जिन प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल होती है उनको C3 प्लांट बोलेंगे। और जिन प्लांट में C3 के साथ C4 साइकिल होती है उनको C4 प्लांट बोलते हैं। तो C4 प्लांट में किडनी और लिवर सेल में ये पेरोक्सिसोम पाए जाते हैं। और इनका मेन काम क्या रहता है, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन्स को रिमूव करना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाना। ये मेन फंक्शन रहता है किसका, पेरोक्सिसोम का, उनका मेटाबॉलिज्म। और दूसरा, C3 प्लांट में एक मैकेनिज्म रहता है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटोन मींस लाइट और रेस्पिरेशन यानी वो पता है एक्सचेंज ऑफ गैस। तो सेल्यूलर लेवल पे ये जो प्रोसेस रहेगी रेस्पिरेशन की, ये किसकी वजह से हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है, तब उसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके। इसके लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम का इंपॉर्टेंस रहता है जिसको कहते हैं रूबिस्को, ठीक है। ये सब चीजें फिर से रिपीट होंगी जब फोटोसिंथेसिस का पार्ट होगा। रूबिस्को नाम का एक एंजाइम रहता है जो C3 और C4 साइकिल दोनों में रिस्पॉन्सिबल है। दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। ये एंजाइम जो रहता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अलग तरीके से काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अलग तरीके से काम करता है। कुछ रीजंस की वजह से अगर इसका काम जो है ग्लूकोज बनाना, ये अपने काम से हटकर वो जो भी कंपाउंड यहाँ पे बने हैं उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। कौन से कंपाउंड, ग्लूकोज, मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो उसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जो चेन रिएक्शन होती है उस चेन रिएक्शन में बना बनाया जो प्रोडक्ट रहेगा फोटोसिंथेसिस का वो डिग्रेड हो जाता है। तो ये रिएक्शन को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सो ये फोटो रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ टॉक्सिन एंड सिंथेसिस ऑफ पेरोक्साइड, ये सब चीजों में कौन इन्वॉल्व रहता है, पेरोक्सिसोम। इसका अब एनिमल के केस में भी ये प्रेजेंट रहता है बट इनका नंबर प्लांट और एनिमल फेयर सेम ही रहता है। बट एनिमल में इसका काम क्या रहता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड अमीनो एसिड। अमीनो एसिड और यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करना और लिपिड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होना, ये फंक्शन किसमें, एनिमल में। ये तीनों फंक्शन किसमें, प्लांट में। ओके। अब ये जितने भी पेरोक्सिसोम्स रहते हैं उनमें से कुछ पेरोक्सिसोम्स में एक एंजाइम रहता है जिसको कहते हैं लूसीफरेजेस, जो रात रात में चमकता है। तो ये जो फायर फ्लाइज रहते हैं जो रात को चमकते हैं, ठीक है, वो फायर फ्लाइज में ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है और जिसकी वजह से वो चमकेगा रात को। सो वो कंपाउंड जो है वो कौन सा रहता है, लूसीफरेज, जो कि एक एंजाइम है। और ये एंजाइम किसमें रहता है, पेरोक्सिसोम में, ठीक है। ये एंजाइम किसमें रहता है, पेरोक्सिसोम में। सो ये हुआ एक माइक्रोबॉडी दैट इज पेरोक्सिसोम। सेकंड इज ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है। ग्लाइक्सिसोम जनरली सिर्फ प्लांट में रहता है, ग्लाइक्सिसोम एनिमल में नहीं रहता, ठीक है। पेरोक्सिसोम दोनों में प्रेजेंट है बट ग्लाइक्सिसोम सिर्फ प्लांट
प्लांट में प्रेजेंट रहेगा और इसकी डायमीटर रहती है 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब प्लांट में भी ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन प्लांट जर्मिनेटिंग सीड ऑफ फैटी सीड्स और फैट प्लांट मींस ऐसे प्लांट जिनमें ऑयल और फैट का परसेंटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो लिपिड कंटेनिंग प्लांट रहते हैं, जितने भी अपन ऑयल देखते हैं सनफ्लावर से लेके पीनट ऑयल तक, ये जितने भी ऑयल है इन सब के सीड में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑयल स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब भी ये सीड जर्मिनेट होगी तो नया प्लांट बनाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इनको इस ऑयल से मिलेगी। सो ऐसे ऑयल सीड वाले जो प्लांट रहते हैं, द प्लांट्स विच आर फैट रिच और ऑयल रिच हैव mechanism known as glyoxylate cycle और ट्राइग्लिसराइड मेटाबॉलिज्म। ट्राइग्लिसराइड यानी कौन सा कंपाउंड? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन जैसे जो कंपाउंड है उनका मेटाबॉलिज्म जिस साइकिल में होता है या जिस पाथवे से होता है उसको कहते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल। तो ये ग्लायोक्सिलेट साइकिल में काम करने का काम किसका रहेगा? ग्लाइकोसोम इन केस ऑफ प्लांट। एंड दे वो फर्स्ट आइसोलेटेड और फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन अ सीडलिंग ऑफ जर्मिनेटिंग ऑयल प्लांट। ये जो ऑयल प्लांट रहते हैं उनके जर्मिनेटिंग सीड में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया। और ये सिर्फ प्लांट में नहीं तो फंगस में भी प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट एंड न्यूरोस्पोरा। यीस्ट और न्यूरोस्पोरा दोनों क्या है? फंगस है। इन दोनों में भी ग्लाइक्सिजोम प्रेजेंट रहता है। बट ग्लाइक्सिजोम किसमें नहीं रहेगा? एनिमल। एनिमल में ग्लाइक्सिजोम नहीं रहते। एनिमल में सिर्फ क्या रहेंगे? पेरोक्सिजोम। देन उसके बाद ये जो एंजाइम, ये जो स्मॉल बॉडी है, माइक्रो बॉडी, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं जो फैट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। उस मेटाबॉलिज्म को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जहां पे एक जितने भी फैट चेन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फैटी एसिड हुआ, ये दूसरा फैटी एसिड हुआ, ऐसे फैटी एसिड के बीच में चेन बनाई जाती है जिसको कहते हैं इलोंगेशन। तो ये जो इलोंगेशन की प्रोसेस है फैटी एसिड की, उस प्रोसेस को कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सो ये फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो भी कहां पे होता है? ग्लाइकोसिसोम पे। ठीक है, ये फंक्शंस और ये किसके बारे में हुआ? ग्लाइकोसिसोम के बारे में। देन थर्ड माइक्रोबॉडी इज कॉल्ड स्पीरोसोम। स्पीरोसोम क्यों बोला है? क्योंकि ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप का और इसका डायमीटर रहता है 0.2 टू 0.8 माइक्रोमीटर। अब ये जो बॉडी रहती है किसकी डेरिवेटिव रहते हैं? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एसईआर। एसईआर यानी क्या? एसईआर यानी क्या? तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कंपाउंड स्टोर होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फैट, मेजॉरिटी ऑफ लिपिड, दैट्स व्हाई दे कंटेन 40% ऑफ फैट। 40% फैट जो रहता है वो कहां पे स्टोर रहेगा? मतलब ये वेसिकल में जो भी चीजें हैं उसमें से 40% चीजें कौन सी रहेगी? फैट, because they are derivative of smooth endoplasmic reticulum which is involved in the synthesis of lipid। और दूसरा, इसके साथ ही फैट के साथ ही यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्टरेजेस, न्यूक्लिएजेस, फॉस्फेटेजेस एंड प्रोटीएजेस। ईस्टरेजेस जो ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, न्यूक्लिएजेस जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, फॉस्फेटेजेस जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करेंगे, और प्रोटीएजेस जो प्रोटीएजेस को डाइजेस्ट करते हैं। सो इतने एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं इन केस ऑफ स्पीरोसोम। एंड स्पीरोसोम्स आर जनरली ऑब्जर्व्ड इन एनिमल। प्लांट में ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होते। प्लांट में सबसे ज्यादा परसेंटेज का किसका रहेगा? पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम। ये दोनों प्लांट में ज्यादा नंबर में रहते हैं, बट प्लांट में जनरली स्पीरोसोम्स नहीं रहते। ठीक है, ये एनिमल में रहेंगे। दूसरा लास्ट वाला टाइप है इसका लोमासोम्स। ठीक है, लास्ट टाइप है लोमासोम्स। सो लोमासोम्स जो है, दीज आर स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो भी सेल वॉल रहेगी। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है, मतलब ये एनिमल में रहेंगे क्या? ये एनिमल में रहेंगे क्या? अगर यहाँ पे बोला कि ये लोमासोम्स जो रहते हैं वो प्लांट, हाँ प्लांट, और सिर्फ एनिमल एक ही ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं रहती। बाकी जितने एनिमल और वायरस तो अलग ग्रुप है, वो अलग से पढ़ेंगे अपन। बट ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से एनिमल छोड़ के बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट, प्लांट, ये जो भी ग्रुप है इन सब में सेल वॉल रहेगी। किसमें नहीं रहेगी? सिर्फ एनिमल में। सो लोमासोम्स अगेन प्लांट और फंगस में प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी जनरली इवन, हाँ, माइक्रोबॉडीज जनरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं रहती, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ एक सेल के अंदर रहता है। सो उनका डायनामिक्स जो है मेटाबॉलिज्म का बहुत अलग है। ये इतने सब ऑर्गेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू जो है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, अपनी किडनी और लिवर सेल जो रहती है वो सेम रहती है क्या? हाँ,
अपनी किडनी और लिवर सेल जो रहती है वो सेम नहीं रहती। ओके। और दूसरा, प्लांट के केस में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना है। सो सुपर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म जो है तो उनमें हर मेटाबॉलिज्म के लिए अलग अलग टिश्यू रहते हैं, बट लोअर ऑर्गेनिज्म में इतना टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं रहता। एक ही जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनमें उनमें एक ही सेल में पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, वहां पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग और डाइजेस्टिव ऑर्गन अलग, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो जिसकी वजह से ये जो भी रहेगा क्या, मेटाबॉलिज्म का ये पार्ट जहां पे इतने सारे माइक्रोबॉडीज लगते हैं, दे आर जनरली फाउंड इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, दे आर जनरली फाउंड इन अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड हाँ, लास्ट वाला लोमाओसोम्स। सो लोमाओसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में रहेगा, एंड दे आर जनरली एसोसिएटेड विद द सेल वॉल फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्लांट। प्लांट और इन जनरल फंगस में भी नया सेल वॉल, सेल डिवाइड होने के बाद नई सेल वॉल जो बनेगी नए सेल की, वो सेल वॉल फॉर्मेशन में वो हेल्प करते हैं। एंड लोमाओसोम्स आर आल्सो नोन एज पैराम्यूरल बॉडीज। इनको ही दूसरा नाम क्या रहता है, पैराम्यूरल बॉडीज और प्लाज्मोलेमासोम। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, जैसे हुई, ठीक है, कुछ बॉडीज जो रहती है वो माइक्रो बॉडीज वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है, तब उसको कहेंगे प्लाज्मोलेमासोम्स। ये जो हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मोलेमासोम्स। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगी, सेल वॉल। ठीक है, ये क्या हो गई, सेल वॉल। सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए इतना दूर दूर डायग्राम निकाली। सो कुछ बॉडीज जो रहती है वो किसके साथ अटैच रहेंगी, सेल वॉल के साथ। तो जो बॉडी सेल वॉल के साथ अटैच रहती है उसको कहते हैं लोमासोम्स, और जो बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहती है उसको कहते हैं प्लाज्मोलेमासोम्स। और इन दोनों को भी क्या कहेंगे, पैराम्यूरल बॉडी। दे आर बोथ आल्सो नोन एज पैराम्यूरल बॉडी। ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, माइक्रो बॉडीज के बारे में। अगर फोटो निकाल लेते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम्स जो रहते हैं दे आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। आरएनए के साथ जो राइबोसोमल प्रोटीन एसोसिएटेड रहते हैं वो दोनों मिला के क्या बनेगा, राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है, इट इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन। ये एक अकेला ही ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहती। बाकी जब जितने भी सेल ऑर्गेनेल अपन ने पढ़े उन सब में क्या रहेगी, मेम्ब्रेन। ठीक है। सो ये मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होना या अब्सेंस होना, इसके ऊपर अभी भी कुछ इसमें डिबेट चल रही है कि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि राइबोसोम को अगर अब मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको सेल ऑर्गेनेल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स जो भी प्रेजेंट है अपने सेल में उन सब में कोई ना कोई मेम्ब्रेन रहती है, एक रहेगी नहीं तो दो रहेगी लेकिन मेम्ब्रेन रहती है। बट राइबोसोम में जो रहती है वो मेम्ब्रेन नहीं रहती। सो सम बुक्स रेफर इट एज ए पार्टिकल, राइबोसोमल पार्टिकल। और मोस्ट ऑफ द बुक्स या पुराने जितने भी बुक है या नहीं भी जनरली उसको सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, बट कुछ बुक्स में उसको राइबोसोम को क्या कहेंगे, राइबोसोमल पार्टिकल और सिंपली पार्टिकल, क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं रहती। ठीक है। अब ये राइबोसोम्स जो है वो सभी लिविंग वायरस छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वायरस छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहां पे, एक राइबोसोम्स छोड़ के वायरस छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में क्या प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम। अब राइबोसोम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन द ईयर 1953। ठीक है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953। बट इन्होंने सबसे पहले प्लांट में ऑब्जर्व किया, उसके बाद और एक साइंटिस्ट थे पलाडे करके, इन्होंने उसके बाद एनिमल में ऑब्जर्व किया। ठीक है, पलाडे नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एनिमल में ऑब्जर्व किया, इसलिए एनिमल में राइबोसोम को दूसरा नाम रहता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पलाडे पार्टिकल्स।
ठीक है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पलाडे पार्टिकल्स। और एनिमल में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था इट वॉज इन 1955, इट वॉज इन 1955। और ये जो प्लांट में जिन्होंने ऑब्जर्व किया था दे फाउंड इन अ रू, बीन रू, मोट पता है, मूंग हरे वाले, हाँ वो जो रहते हैं उसको बीन कहते हैं। तो ये बीन के रूट सेल्स में उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन दोनों ने राइबोसोम को। अब राइबोसोम जो रहता है ये प्लांट और एनिमल में अलग अलग रहेगा। ठीक है, सबसे पहले दीज आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल which is made up of RNA, उसमें भी स्पेसिफिकली rRNA, राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, राइबोसोमल RNA और राइबोसोमल प्रोटीन से ये बनता है। और दूसरा इनका बेसिक फंक्शन क्या रहेगा, they are responsible for protein synthesis। कोई भी सेल में जब mRNA से नया प्रोटीन बनाना पड़ता है, वो प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए। ठीक है, कोई भी नया प्रोटीन बनाने के लिए दो अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्डिंग करनी पड़ती, वो बॉन्डिंग कहां पे होगी, इन राइबोसोम। तो राइबोसोम के अलावा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में राइबोसोम चाहिए, क्योंकि इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। अब ये जो भी राइबोसोम है दे आर डिफरेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम रहता है उसको कहते हैं 70S। सो इसका जो सेडिमेंटेशन फैक्टर है, ठीक है, या उसका सेटल होने का जो फैक्टर है मॉलिक्यूलर बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, इट इज 70S। अब राइबोसोम्स जो रहते हैं वो दो यूनिट से बनते हैं। ठीक है, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। सो यहां पे लार्ज यूनिट रहता है 40S एंड स्मॉल यूनिट 30S। ठीक है, ये दोनों की सम नहीं रहती। ठीक है, नहीं तो को नाइटा का मना कि 40 और 30 मन, ये सम नहीं रहती। लार्ज पार्टिकल का मॉलिक्यूलर साइड अलग रहेगा और स्मॉलर और लार्जर पार्टिकल का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने के बाद उसका जो भी रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो अलग है। पार्टिकल को सेपरेट करने के बाद उनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अलग रहेगा। अब ये दोनों जब ज्वाइंट रहते हैं तो उसका एक यूनिट मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अलग रहता है। So 70S ribosome is made up of 40S ribosome, which is larger subunit, and 30S ribosomes. And in case of eukaryote, राइबोसोम जो रहता है वो क्या रहेगा, 80S। ठीक है, सो यहां पे रहेगा एक बड़ा वाला जो रहता है इट इज 60S प्लस 40S। हाँ बराबर, ठीक है, 50S प्लस 40S। ठीक है, लार्जर सब यूनिट 50 का रहेगा, 60 का रहेगा और स्मॉलर सब यूनिट 40 का रहेगा। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंशिएशन बताया। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम रहते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग रहता है। अलग क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिल्स जो है वो नेचुरली अपने सेल का पार्ट नहीं है, मीनिंग दे बिकेम द पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आफ्टर द एंडोसिम्बायोसिस। पहले वो इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और जिस पॉइंट पे जब वो ऑर्गेनिज्म अपने सेल का पार्ट बने यूकैरियोटिक सेल का, तब जो भी उनका मॉलिक्यूलर वेट रहा होगा राइबोसोम का वो वैसा ही है। पॉइंट इज कि वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म थे तो उनमें राइबोसोम का जो भी परसेंटेज था वो अलग था। ओके, सो वो परसेंटेज अभी भी वैसा ही रहता है। ओके, सो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का ये मेन डिफरेंस हुआ। एनिमल में भी या यूकैरियोट का एग्जांपल अगर कहते हैं, सॉरी एक मिनट है, यहाँ पे 50S, ठीक है, 14 है 50। सो बैक्टीरिया में जो या प्रोकैरियोट में जो है वो कौन सा राइबोसोम रहेगा, सॉरी लार्ज राइबोसोम सब यूनिट 50S रहेगा और स्मॉल 30। ओके, अब इसमें प्लांट और एनिमल्स जो है, फॉर एग्जांपल प्लांट के केस में भी 40 और 60 यही रहेगा, एनिमल के केस में भी 40 और 60 रहेगा और फंगस के केस में भी 40 और 60 रहेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट, फंगस और एनिमल ये तीनों किस में आएंगे,
यूकैरियोट में। ये तीनों किस में आएंगे? यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कौन आएगा? सिर्फ बैक्टीरिया। सो दिस यूकैरियोटिक राइबोसोम विल बी फाउंड इन प्रोटिस्ट, क्योंकि प्रोटिस्ट जो है यूकैरियोट है। उसके बाद फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। सो ये चारों ग्रुप में क्या रहेगा? एटीएस राइबोसोम, बिकॉज ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू यूकैरियोटिक नेचर और यूकैरियोटिक सेल। ओके। अब इसमें जो अलग बताया है वो कौन सा है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन जो किसमें रहेगा? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स यानी पता है? वर्टिब्रेट्स क्या होता है पता है क्या? बैकबोन, हाँ। सो जिनके पास बैकबोन होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म। सो ये वर्टिब्रेट्स के में जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका एनालिसिस हुआ है, बाकी के जो माइटोकॉन्ड्रिया उनका एनालिसिस के बारे में इतना पता नहीं अपने को, लेकिन वर्टिब्रेट में जो एनालिसिस हुआ है उसमें पता चलता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में 55s राइबोसोम है। और ये कौन से दो सब यूनिट से बनेगा? 40s प्लस 30s। ठीक है, 40s प्लस 30s। अब यहाँ पे वैल्यूज भरी आपको 40 50 ये एस जितने भी है ये वैल्यूज भले ही सेम हो, बट इनमें डिफरेंस क्या रहेगा? आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। हर राइबोसोम के सब यूनिट में आरआरएनए रहेगा और राइबोसोमल प्रोटीन रहेगा। और हर ऑर्गेनिज्म में जो राइबोसोमल प्रोटीन है और आरआरएनए का सीक्वेंस वो सेम नहीं रहता। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन ये दोनों चीजों का सीक्वेंस सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है। ओके, दैट्स व्हाई दे डिफर इन ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, भले ही यहाँ पे भी अगर 40s दिख रहा है अपने को, इधर भी 40s है, बट यूकैरियोट का ये जो 40s राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट है और माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो 40s राइबोसोम लार्जर सब यूनिट है, ये दोनों में मॉलिक्यूलर वेट भले ही सेम हो, बट प्रोटीन का सीक्वेंस और आरएनए का सीक्वेंस और उनका मॉलिक्यूलर वेट इंडिविजुअली वो अलग अलग रहेगा। ओके, सो ये हुआ राइबोसोम के बारे में। अब यहाँ पे राइबोसोम का परसेंटेज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में वैरी करता है। इन फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल देयर इज, जो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है वहां पे दे में कंटेन अप टू 10,000 पार्टिकल्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में 10,000 से भी ज्यादा राइबोसोमल सब यूनिट रह सकते हैं। एक बैक्टीरिया जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें 10,000 बैक्टीरियल सेल उसमें 10,000 राइबोसोम के सब यूनिट रह सकते हैं दोनों मिला के। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट दे आर 1 to 2 million। इन एन एवरेज यूकैरियोटिक सेल वन सेल में कंटेन 1 to 10 million राइबोसोम। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल में 1 से 10 मिलियन भी राइबोसोम रह सकते हैं। ओके, दूसरा ये जो दोनों सब यूनिट है, दीज बोथ सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर, बोथ सब यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मैग्नीशियम आयन, बाय मैग्नीशियम आयन। जब तक मैग्नीशियम का परसेंटेज नॉर्मल नहीं रहेगा सेल में तब तक ये दो सब यूनिट जो है एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, और अटैच नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस आगे जाके स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस आगे जाके स्टार्ट नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये लार्जर सब यूनिट हुआ, शेप उसका ये रफ शेप हुआ, एग्जैक्ट ऐसे टाइप का शेप नहीं रहता है। अगर हम कहते कि ये दो सब यूनिट है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ यूकैरियोट द स्मॉलर सब यूनिट विल बी 40s एंड लार्जर सब यूनिट विल बी 60s। अब ये जो भी लार्जर सब यूनिट है इसमें 3 रीजन रहते हैं, ये 1, ये 2
ये 3, ठीक है। सो लार्जर सब यूनिट में ये 3 रीजन रहते हैं और लार्जर सब यूनिट में एक एंजाइम रहता है जो 2 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग करता है। सो पहला जो रीजन है वहां पे अमाइनो एसिड की क्या होगी, एंट्री। सेकंड इस पे बॉन्डिंग होगी, ठीक है, या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, या हाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और थर्ड इसमें रिलीज होगी। सो अमाइनो एसिड यहाँ पे आता है, उसके साथ बॉन्ड बनेगा और उसके बाद वो डिटैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो रहती है वो लार्जर सब यूनिट के थ्रू होगी, ठीक है। सो लार्ज सब यूनिट ये में एक एंजाइम रहता है जो दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग करेगा और यहाँ पे 3 साइट रहते हैं, पहले इस साइड पे आएगा, दूसरा, थर्ड, और उसके बाद ये चेन रिलीज हो जाएगी। तो ये से कंटिन्यूअस जो है वो चेन बनती रहेगी। पिछला बिंडल में जो अमाइनो एसिड रहेगा वो नया अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड करेगा, फिर मूव होगा, पुराना वाला नया अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड करेगा, फिर मूव करेगा, और ये चेन ऐसी बढ़ती जाएंगी। ओके, सो ये सब है किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। ओके, अपनी मीटिंग खत्म हो रही है, आपको फिर से ज्वाइन होना है। ओके, राइबोसोम में बेसिक फंक्शन क्या रहेगा, ऑब्वियसली प्रोटीन सिंथेसिस। सो राइबोसोम्स आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड, दे मे फॉर्म पॉलीराइबोसोम इन केस ऑफ बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट के केस में ये पॉलीराइबोसोम बनाते हैं जहां पे एक एमआरएनए पे बहुत ज्यादा राइबोसोम अटैच रहेंगे। और थर्ड, ये जो लार्ज सब यूनिट है इसमें एंजाइम जो रहता है उसका नाम रहता है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज जो ग्रुप को ट्रांसफर करता है, और कौन सा ग्रुप, पेप्टाइड ग्रुप या पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप में बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और ट्रांसफर किया जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। सो ये एंजाइम जो है वो लार्ज सब यूनिट में रहेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। अब राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम क्या रहेगा, सबसे पहले 3 आरएनए के नाम पता है, 3 आरएनए चे नाव माहित आहे का, आरएनए कशाला म्हणते, 3 आरएनए, टीआरएनए और थर्ड एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए मैसेज कैरी करेगा, टीआरएनए ग्रुप ट्रांसफर करता है और आरआरएनए राइबोसोम बनाता है। जब कोई भी ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, रेड वाला क्या है, एमआरएनए, जिसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है, क्या की इंफॉर्मेशन, कि कोई भी प्रोटीन बनाना है तो वो कौन से सीक्वेंस से बनाना पड़ता है, ठीक है। प्रोटीन किससे बनेगा, अमाइनो एसिड। सो कौन सा अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में कौन से पोजीशन पे कब लगाना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगी, एमआरएनए के पास। और एमआरएनए कहां से बनेगा, फ्रॉम डीएनए। सो डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी और इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रोटीन ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे लार्ज सब यूनिट है और ये नीचे स्मॉल सब यूनिट रहेगा। लार्ज सब यूनिट में कौन सा एंजाइम है, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज। सो यहाँ पे देन आता है थर्ड आरएनए, जिसको कहते हैं, थर्ड आरएनए कौन सा, टीआरएनए। ओके, सो टीआरएनए का काम क्या रहता है, दे ब्रिंग अमाइनो एसिड अटैच टू देम। सो ये लाल वाला कौन सा, सॉरी हरा वाला कौन सा है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और ये ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या अटैच रहेगा, अमाइनो एसिड, अमीनो एसिड और अमाइनो एसिड। सो ये टीआरएनए जो है इसके ऊपर कुछ सीक्वेंस रहता है, जो सीक्वेंस जो है ये एमआरएनए के अपोजिट में रहेगा, ठीक है। एमआरएनए में जो भी सीक्वेंस है उसके अपोजिट सीक्वेंस या उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो टीआरएनए पे रहता है। टीआरएनए जो है अपने साथ अमाइनो एसिड लाएगा, ऐसा एक सीक्वेंस हुआ, वैसा ही 2 3, यहां पे दूसरा टीआरएनए आएगा और उसके बाद तीसरा, ठीक है। मतलब ये जो टीआरएनए है जिसने अमीनो एसिड लाया वो मिडल पोजीशन में आएगा और बाद में फाइनल पोजीशन में जाता है। तो यहां पे एक टाइम पे 2 या 3 टीआरएनए अपने अमीनो एसिड के साथ रहता है। जब यहां पे अमीनो एसिड प्रेजेंट है तब इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, तब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा और ये चेन ऐसी बढ़ती जाएगी। सो ये टीआरएनए जो है वो बाद में क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। अमाइनो एसिड वैसे अटैच है, रिमूव कौन होगा, टीआरएनए।
ओके, सो ऐसी चेन आगे बढ़ती जाएगी और यहां पे क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, सो ये जो भी चेन है ये कौन किसकी चेन है, प्रोटीन चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू आरआरएनए जो राइबोसोम में, एमआरएनए जिसके ऊपर कोड है, टीआरएनए जो अमीनो एसिड लाता है, ये मेथड के थ्रू प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन बनाने के लिए तीनों आरएनए की जरूरत रहती है, कोई भी एक आरएनए नहीं चाहिए, तीनों चाहिए। अगर यहाँ पे एमआरएनए नहीं है तो बाकी के दो कोई काम के नहीं, टीआरएनए के नहीं है तो यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं आएंगे, आरआरएनए नहीं है तो राइबोसोम ही नहीं बनेगा। बट ये एमआरएनए यहाँ पे है और टीआरएनए भी यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, बिकॉज राइबोसोम उसको साइट प्रोवाइड कर रहा है। अगर राइबोसोम यहाँ पे नहीं रहता तो एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट इज अ मेन साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो भी प्रोटीन बनाना है उसके लिए राइबोसोम जो है वो मेन साइट है, क्योंकि आरएनए कौन सा, टीआरएनए और एमआरएनए के बीच में जो भी कनेक्शन है या कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो बनाने के लिए साइट प्रोवाइड करता है, और इस मेथड से प्रोटीन बनते रहते हैं। और यहाँ पे जो राइबोसोमल पार्ट, लार्ज सबयूनिट में जो पार्ट ये बॉन्डिंग बनाता है उसको एंजाइम को कहते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज, जो अंदर की तरफ से रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से राइबोसोम जो रहते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब क्या विचार रहता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है। अनिल, लाइसोसोम, अच्छा फोटो निकालना है तो निकाल लो। लाइसोसोम्स जो रहते हैं इसको दूसरा नाम रहता है सुसाइडल बैग, होगा नाइट में हुआ है। लाइसोसोम्स के बारे में पता है, लाइसोसोम्स के बारे में पता है क्या? सब फर्स्ट इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे इन 1949। लाइसोसोम्स जो रहते हैं वो सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेंगे जिसके बीच प्रोटियोलिटिक और दूसरे H2O2 जैसे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे एंजाइम रहते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड करना या फिर सेल के अंदर कोई भी कंपाउंड का डिग्रेडेशन जो करना रहता है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं लाइसोसोम्स। अब यहाँ पे ये जो लाइसोसोम्स रहते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। सो यहाँ पे दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फोज मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस और पॉली मीन्स मैनी। सो ये दो टाइप के रहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ एक ही वही वर्ड। सो दो टाइप के रहेंगे, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम्स वो रहेंगे जिनका ओरिजिन डायरेक्टली गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, मतलब ये वो लाइसोसोम जो अभी तक किसी दूसरे चीज के साथ कंबाइन नहीं हुए। ठीक है, वो लाइसोसोम या वो वेसिक्युलर बॉडी जिसके जो अभी नए फ्रेशली गोल्जी बॉडीज या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों चीजों में से जब कोई भी वेसिकल बाहर निकलता है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहेंगे, जो एंजाइम किसी की भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए बने हैं, ऐसी अगर बॉडी डायरेक्टली इन दोनों ऑर्गन से बाहर निकलती है जो अभी भी किसी दूसरे कंपाउंड या दूसरे वेसिकल के साथ अटैच होने की बाकी है, उनको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम वो रहते हैं जहां पे दूसरे वेसिकल या फॉरेन पार्टिकल इस बॉडी के साथ ज्वाइन होते हैं, या ये प्राइमरी लाइसोसोम किसी दूसरे वेसिकल के साथ ज्वाइन होने के बाद एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब उसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ का मेन फंक्शन जो है डिग्रेडेशन है। दूसरा प्लांट के, ये जनरली प्लांट सेल में ज्यादा रहते हैं, एनिमल सेल में लाइसोसोम दे आर लेस ऑफ ऑकरेंस, प्लांट सेल में जो है वो सबसे ज्यादा रहेंगे। अब ये जो भी लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स का काम एक्स्ट्रा सेलुलर सिक्रीशन का भी हो सकता है या इंट्रासेलुलर डाइजेशन का भी हो सकता है। मतलब सेल के अंदर जैसे हमें इन्फेक्शन होता है वैसे ही प्लांट को भी इन्फेक्शन होगा, तो वहां पे जो पैथोजन, वेदर इट इज बैक्टीरिया और वायरस, जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है, ये उनको डाइजेस्ट करने के लिए यूज किए जाएंगे, या फिर सेल के बाहर अगर कोई डाइजेशन करना है तो वो सिक्रीट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, तो वो एंजाइम जो है वो लाइसोसोम से बाहर सिक्रीट होंगे। और दूसरा, ये जो भी क्या सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग क्यों बोला है,
क्योंकि ये लाइसोसोम जो है वो एक ही मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हाँ ये याद रखना। लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से बने रहते हैं। और अगर ये लाइसोसोम यूज नहीं हुए तो वो सेल में वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट ये लाइसोसोम के अंदर क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये अंदर से वॉल को खाते जाएंगे। और जब कोई भी लाइसोसोम बहुत ओल्ड हो जाता है तो वो अंदर से पूरी तरह उसकी वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी और वो बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद ये जो भी एंजाइम्स है वो बाहर निकल जाएंगे। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम है लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो आजू बाजू में जितनी भी चीजें उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म में जो भी कंपाउंड्स डिसॉल्व रहेंगे, सो इन सभी चीजों को डाइजेस्ट कर देगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग। बट डायरेक्टली सुसाइड कहेंगे क्या, नहीं। द पॉइंट इज कि जब जब ये ओल्ड होंगे और इनकी वॉल थिन हो जाती है तब ये बर्स्ट होंगे, तो बर्स्ट होने के बाद ही उनको सुसाइड बैग कहेंगे। ठीक है, सो ये उसका एक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम्स जो बताया, प्राइमरी लाइसोसोम्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंड गोल्जी बॉडीज। ठीक है, जो गोल्जी बॉडीज या फिर साथ में दोनों में से कोई भी एक या दोनों में से जो बाहर निकलेंगे उनको अपन कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। और क्यों, बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स। ठीक है, ऐसे वैसे नहीं, क्योंकि इनमें एंजाइम ही रहता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी से जो वेसिकल बाहर निकल रहा है उन वेसिकल में प्रोटीन भी रह सकता है, मतलब जो एंजाइम नहीं है, लिपिड भी रह सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी रह सकते हैं। बट इनमें अपन उनकी बात कर, उन वेसिकल की बात कर रहे हैं जिनमें क्या प्रेजेंट रहता है, एंजाइम। ओके, सो जिनमें एंजाइम प्रेजेंट है ऐसे वेसिकल को अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, अब ये जो लाइसोसोम क्यों है, these enzymes are present there either to be secreted, मतलब ये बाहर सिक्रीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और टू बी स्टोर्ड, मतलब ये एंजाइम यहाँ पे क्यों है वेसिकल में, एक तो ये बाहर सिक्रीट करने के लिए चाहिए, नहीं तो फिर इसके अंदर ही स्टोर करेंगे, किसके, लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, तब उसको कहेंगे अपन प्राइमरी लाइसोसोम। एंड सेकेंडरी लाइसोसोम जो है, द सेकेंडरी लाइसोसोम्स आर वैसे तीन टाइप के रहते हैं, डिपेंड करता है कि प्राइमरी लाइसोसोम कौन कौन किस किस से अटैच हो रहा है। ठीक है, अगर अलग अलग चीजों से अटैच हो रहा है तो उसके हिसाब से उसको अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, बट फर्स्ट व्हाट इज सेकेंडरी लाइसोसोम, विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ which are formed after or by combination of primary lysosome with other bodies। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम जब दूसरी बॉडीज के साथ जो है अटैच होता है तब उसको अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो रहता है ये तीन या दो से तीन टाइप के रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ देम आर कॉल्ड फैगोसोम्स, उनमें से एक टाइप जो है उसको कहते हैं फैगोसोम्स, जो दूसरे सेल को एनगल्फ करने का काम करते हैं, उसके अराउंड एनसर्कल करेंगे और उसको एनगल्फ करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फैगोसोम्स। दीज आर प्रेजेंट अराउंड फैगोसिटिक बॉडी और फैगोसाइट, ऐसा सेल जो डाइजेस्ट होने वाला है, या ऐसा वेसिकल जो आगे चल के डाइजेस्ट करेगा। मतलब ये प्राइमरी लाइसोसोम हुआ जो डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी से आया, और ये दूसरी वेसिकल, ये दोनों जब अटैच होंगे तो ये दोनों को मिला के इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। सो यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम जो एंजाइम है, और जो दूसरा लाइसोसोम या दूसरी बॉडीज जो यहाँ पे बताइए, तो ये दूसरी बॉडीज कौन सी है, फैगोसाइट, जो डाइजेस्ट करने वाली है। दे आर फाउंड अराउंड वेसिकल अराउंड फैगोसाइट्स, वेसिकल अराउंड फैगोसाइट्स। अब ये दोनों मिला के ये जो फैगोसोम बना है ये क्या काम क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का। ठीक है, दूसरा यहां पे टाइप रहता है, दे आर कॉल्ड रेसिड्यूअल बॉडीज। These are called residual bodies. These residual bodies are bodies which contains
मटेरियल, कौन सा मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये रेसिडुअल बॉडी किसको कहेंगे, जहां पे ऐसे मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, एंड थर्ड ऑटोफेजिक वेसिकल। थर्ड जो है उसको कहते हैं ऑटोफेजिक वेसिकल। अब ये क्या रहता है, दीज आर फॉर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया और वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, मूव हो रहा है, तो उनको खाने के लिए जो सेकेंडरी लाइसोसोम यूज होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, ऑटोफेजिक वेसिकल। जो इंडाइजेस्टेबल मटेरियल का स्टोर करके रखते हैं वो हो गए रेसिडुअल बॉडीज, और जो दूसरे सेल को डाइजेस्ट करेंगे, मटेरियल को नहीं बट सेल को डाइजेस्ट करेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, फैगोसोम्स। ठीक है, सो ये तीन टाइप हो गए किसके, लाइसोसोम्स के। और कौन सा लाइसोसोम्स, पर्टिकुलरली सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ओके, अगर डायग्रामेटिकली बताना हो तो ये एक सेल हुई, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से बॉडीज जो है या वेसिकल जो है वो बाहर आएगी। दूसरा गोल्जी बॉडीज, ये क्या हो गए, प्राइमरी वेसिकल, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम्स। ओके, अब इसमें से ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ब्लैक कलर का दिख रहा है, या फिर इसको इधर से लेबल दिख लो। ठीक है, सो ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है, दे कैन आइदर अटैच विथ अनादर राइबोसोम, सॉरी अनादर पार्टिकल। फॉर एग्जांपल अगर सेल से कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस से या दूसरे सेल से यहां पर कोई मैटर आ रहा है, तो ये मैटर इस तरीके से एंटर होगा, और अंदर आने के बाद इसकी क्या बनेगी, वेसिकल। सो ये वेसिकल जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होगी, और इसके बीच में इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, सो ये प्राइमरी वेसिकल है या प्राइमरी लाइसोसोम है, और ये दूसरी वेसिकल है। ये जो दोनों जब अटैच होंगे तब ये क्या बना, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये क्या बना, सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये कौन सा सेकेंडरी लाइसोसोम्स है, जहां पे कुछ तो भी डाइजेस्ट करने के लिए आ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑटोफेजिक वेसिकल, विच इज फॉर्म्ड फॉर द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, दूसरा अगर इसका डाइजेशन होता है तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो है वो सेल वॉल के बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद इसमें जो भी चीज है वो सेल के बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक वे हुआ इसको काम करने का। दूसरा वे है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर कोई मटेरियल को सिर्फ साथ में रखना है, ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे इनडाइजेस्टेबल मैटर है, तो ये वेसिकल जो है ये अगेन प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच्ड होगा। ये दो मिलने के बाद जो है इसका भी कन्वर्शन इस तरीके से सेकेंडरी लाइसोसोम में होगा। ठीक है, और ये बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा, या फिर सेल के अंदर ही रखेंगे। अब इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है तो वो सेल में नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली उसका कोई काम नहीं रहता है, तो वो बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, तीसरा ऑटोफेजिक वेसिकल। सो ये इतनी बड़ी नहीं रहती, अच्छा हाँ, ओके, सो ये भी आगे जाके सेकेंडरी प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होगी, उसके बाद क्या बनेगा, सेकेंडरी वेसिकल। ओके, या दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम, और अगेन डाइजेशन होने के बाद ये बाहर छोड़ दिया जाएगा। अब इन सब में फर्क क्या है, ये जो है इसको क्या बोला, ऑटोफैजिक
वेसिकल जो आगे जाके प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होगा और बनेगा क्या, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये क्यों, ये इसका काम क्या है, ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करना। सेल के अंदर जो डाइजेस्ट करने वाली चीज है वो सारी इस वेसिकल में डाली जाएगी, उसके बाद वो प्राइमरी लाइसोसोम से अटैच होने के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ब्लैक वाला जो है उसको, उस वेसिकल को क्या इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। जो सेल को खाना ईट सेल ईटिंग कहते हैं जिस प्रोसेस को, वो हुआ। देन थर्ड, ये टाइप के जो वेसिकल रहते हैं इसको कहते हैं पिनोसाइट्स। ऐसी बॉडीज जहां पे लिक्विड ड्रॉपलेट या कोई भी फॉरेन कंपाउंड है, सेल नहीं कंपाउंड, वो चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो या सॉलिड के फॉर्म में हो, बट एक कंपाउंड रहता है, वो कंपाउंड डाइजेस्ट करने के लिए यहां पे बने हैं, ऐसे वेसिकल को कहते हैं पिनोसाइट। तो ऐसे एक दो तीन टाइप के वेसिकल्स जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच होंगे, उसके बाद ये ग्रीन कलर का सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा और डाइजेशन होने के बाद वो सेल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, सो ये सब हुआ किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। ओके, यहाँ पे किसी को भी क्वेश्चन या कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम? पहला फंक्शन ये जो भी है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन वो करना, इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले इसका काम क्या है कि ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करता है। दूसरा फंक्शन इसका डाइजेशन, दूसरा फंक्शन इसका दे हेल्प इन केस ऑफ एनिमल, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन पता है क्या है, थायरॉक्सिन क्या है पता है क्या, नाम सुना है कभी? थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन का बनना और उसका फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। सेकंड, फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं तो ये फ्यूजन में दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करनी पड़ेगी, ये ब्रेकिंग में लाइसोसोम हेल्प करता है। थर्ड, रिन्यूअल ऑफ वॉर्न आउट सेल, जो सुसाइडल बैग बताया, ये सुसाइडल बैग यानी क्या होता है, सॉरी ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये एंजाइम जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये पुराना हो चुका है और इसका डाइजेशन करना है, तो बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स यहाँ पे रिलीज होंगे। जितने भी प्राइमरी लाइसोसोम्स यहाँ पे रिलीज होंगे वो इसको डिग्रेड कर देंगे। सो वॉर्न आउट यानी क्या, जो पुराने हो चुके हैं या जो भी काम नहीं कर रहे, ऐसे सेल और ऐसे ऑर्गेनिल्स को डाइजेस्ट करने का काम जो है वो कौन करते हैं, लाइसोसोम्स। ठीक है, वो कौन करेगा, लाइसोसोम्स। इसके अलावा हाँ, दे रिमूव फॉरेन पार्टिकल एंड सेल डेब्रीज। ठीक है, सेल डेब्रीज यानी सेल का कचरा। ठीक है, सो सेल के अंदर सेल अगर कोई मर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके सेल ऑर्गेनिल, ये सारी चीजें वहां पे रहेंगी, तो इसको अपन क्या कहेंगे, डेब्रीज। तो सेल डेड होने के बाद ये जो भी चीजें बचती है सेल्स की, इन सब को डाइजेस्ट करने का, क्लियर करने का काम भी लाइसोसोम का है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको रिमूव करने का काम भी लाइसोसोम का है। सो ये सारे फंक्शन हुए लाइसोसोम्स के। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या विचार आता है, क्या कहीं नहीं समझ